जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत भौतिकी के टॉपिक आवेश के क्वांटीकरण के कुछ छूटे हुए तथ्यों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने आवेश के क्वांटीकरण टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया और उसमें बहुत सारे तथ्यों को विवरणित किया था। तो आवेश के क्वांटीकरण टॉपिक के कुछ तथ्य जो छूटे हुए थे इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहला तथ्य कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश हमेशा क्या होता है? द्रव्यमान से संबंधित होता है, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कि बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि वस्तु पर आवेश उपस्थित हो, यदि वस्तु पर आवेश उपस्थित हो तो उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ये पहला तथ्य। और दूसरा तथ्य जो है कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं भी हो सकता है, कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं भी हो सकता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस वस्तु पर आवेश हो ही। तो इस तरीके से हमने इन दोनों तथ्य को देखा। अब इस दोनों तथ्य को हम एक ही जगह किसी पदार्थ के एक परमाणु को लें और हम इसका स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से समझ पाए। हम एक पदार्थ का परमाणु लेते हैं और परमाणु के नाभिक में मौजूद रहता है यह हमारा परमाणु, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, दो कण मौजूद रहते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन धनावेशित कण है, प्रोटॉन पर +q चार्ज होता है, धनावेश। कण, वस्तु, जो भी आप बोले। तो अब देखिए कि इस वस्तु पर यानी प्रोटॉन रूपी कण या वस्तु पर यदि आवेश मौजूद है तो इस कण का क्या है? हम लोगों ने द्रव्यमान पाया है, इसका द्रव्यमान भी होता है। कि आवेश का अस्तित्व बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है। कि जहां भी किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा वहीं आवेश मौजूद रह सकता है। यदि आवेश, अब दूसरा कण, हम दूसरे कण की चर्चा करेंगे। तो दूसरे कण में हम देखते हैं न्यूट्रॉन, ये भी कण, और ये कण आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन कण आवेशहीन है। तो इस आवेशहीन कण का भी द्रव्यमान है। तो हमने पहला तथ्य देखा कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। तो हाँ, यदि किसी कण पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा। हम किसी परमाणु के नाभिक में क्या देख सकते हैं? प्रोटॉन को देख सकते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश मौजूद रहता है और उसका द्रव्यमान है। इसी प्रकार हम परमाणु की कक्षा में एक कण इलेक्ट्रॉन को देखते हैं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश मौजूद रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, -q चार्ज, और इसका भी, इलेक्ट्रॉन का भी क्या है? इस पर ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या है? द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है। अर्थात आवेश यदि है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु का, उस कण का क्या होगा? द्रव्यमान होगा। अर्थात आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। लेकिन हम दूसरी बात को देखें कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं भी हो सकता है। तो द्रव्यमान आवेश से संबंधित नहीं है, कि न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान तो है। तो प्रायोगिक रूप से प्रूफ किया जा चुका है कि न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान है, लेकिन वो आवेशहीन है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों बातों को देख लिया। अब देखिए तीसरी बात
कि स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कि स्थिर अवस्था में यदि कोई आवेश स्थिर हो, कांस्टेंट हो, उस पर कोई गति नहीं हो रही हो, तो उस समय आवेश क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अब हम लेते हैं, जैसे आप कांच की छड़ और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवा दें, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर से, यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थिर है, रेशम के कपड़े पर स्थिर अवस्था में है। इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थिर अवस्था में है और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋण आवेश मौजूद है, -q ऋण आवेश। तो अब हम देखते हैं कि ये ऋण आवेश अपनी एक निश्चित तीव्रता उत्पन्न करती है। हालांकि कांच की छड़ से निकलने पर, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर कांच का छड़ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, इस पर +q चार्ज, यहां धनावेश उत्पन्न हुआ और इस पर कांच की छड़ पर भी जो धनावेश उत्पन्न हुआ है वो क्या है, स्थिर है। तो अब इस धनावेश या ऋणावेश दोनों तरह के आवेश यदि किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में हो तो ये क्या करेंगे, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अब हम उस विद्युतीय क्षेत्र को देखेंगे कि यदि आवेश, मान लीजिए ये वस्तु थी और इस पर +q चार्ज, अब इस वस्तु पर मौजूद, क्या हम यहीं कांच की छड़ को लें, कांच की छड़ पर +q चार्ज है और इस +q चार्ज का एक त्रिज्यता रूप में एक निश्चित क्षेत्र तक क्या होगा, बल आरोपित करने की क्षमता होती है। और ऐसे में यह आवेश से अनंत तक की ओर विद्युतीय क्षेत्र निकलता है। यदि स्थिर अवस्था में धनावेश है तो आवेश से अनंत तक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गमन करती हैं और वो आवेश की तीव्रता पर निर्भर करती है कि इसका विद्युतीय क्षेत्र कहां तक होगा। फिर इसी तरह यदि -q चार्ज है, कि हम रेशम के कपड़े पर देख रहे हैं कि रेशम के कपड़े पर -q चार्ज, इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहां पर मौजूद है क्या, -q चार्ज। और -q चार्ज यानी ऋण आवेश, ऋण आवेश में आवेश से एक निश्चित दूरी, इंफिनिटी, उस निश्चित दूरी को हम, उस दूरी के बाद की दूरी को हम इंफिनिटी बोल देते हैं, तो अनंत, अनंत से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आवेश तक ऋण आवेश में आती हैं। तो स्थिर अवस्था में क्या करता है, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग किससे, और आवेश अपने चारों ओर निश्चित प्रज्ञिक सिस्टम में क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग E से सूचित कर देते हैं। बाद में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने देख लिया कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है, गति की अवस्था में नहीं है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। उसके बाद के टॉपिक पर जब हम बात करेंगे कि एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, कि जब
कोई आवेश, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, और वो आवेश एक समान वेग से गतिशील हो, कि उसके वेग में कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा हो, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि आवेश क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरह के फील्ड को एक साथ क्रिएट करता है। अब यदि आप इलेक्ट्रॉन कण को मॉड्यूलेट कर दें, प्रेषित कर दें, और इसका वेलोसिटी क्या हो, एक समान वेग, एक समान, वेग एक समान, तो ये क्या करेगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यदि एक दिशा से हम विद्युतीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, तो दूसरे स्थिति में हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये क्या करेगा कि यदि हम किसी आवेशित वस्तु को एक समान वेग से गतिशील कर दें, तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड और विद्युतीय क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, दोनों उत्पन्न होगा कि एक समान वेग से कोई आवेशित वस्तु गतिशील हो, तो वो क्या करेगा, दोनों तरह के क्षेत्र को, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों तरह के क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। अब उसके बाद की बात करें कि त्वरित गति से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। कि यदि हम मान लें कि इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करें, इसी इलेक्ट्रॉन को एक समान वेग से नहीं, असमान वेग से गतिशील करें, तो ये क्या करेगा, असमान वेग, असमान वेग से यदि हम क्या करें, आवेशित वस्तु को गतिशील कर रहे हैं, यानी त्वरित गति का मतलब क्या, जिसमें जिसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो, तो इसलिए हम उसे बोल देंगे त्वरित गति, अर्थात असमान वेग से। तो असमान वेग से यदि किसी आवेशित वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी, और यहां एक तीसरा फैक्टर भी आएगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, वहां हमें विकिरण भी देखने को मिलेगा। विकिरण, यदि कोई आवेश त्वरित वेग से गतिशील हो जाए, तो उस स्थिति में हम क्या क्या देख सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र देख सकते हैं, और किसको, विकिरण को भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद की बात को देखते हैं कि आवेश की परमाणुकता, कि आवेश की परमाणुकता को किसके प्रयोग से, तेल बिंदु प्रयोग, जो मिल्टन साहब का प्रयोग था। तो आवेश की परमाणुकता के लिए हम लोगों ने देखा किनके द्वारा प्रयोग किया गया,
कि मिल्टन साहब के द्वारा तेल बिंदु प्रयोग किया गया। अब उसके बाद आधुनिक समय के प्रयोग से क्या देखा गया है कि आधुनिक समय के प्रयोग से मौलिक कण क्वार्क पर आवेश का परिमाण भिन्न रूप में प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3 के रूप में परिकल्पना की गई है, लेकिन यह अस्थायी नहीं है, इसलिए इसे आवेश का क्वांटम नहीं माना गया है। क्या अभी जो आज के डेट में हम लोग आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मौलिक कणों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन मौलिक कणों में प्रोटॉन को मौलिक कण के रूप में नहीं रखा जाता है, न्यूट्रॉन को मौलिक कण के रूप में नहीं रखा जाता है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे मौलिक कण नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन क्वार्क से बने होते हैं। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के मिलने से क्या होता है, प्रोटॉन का निर्माण होता है। तो क्वार्क एक मौलिक कण है और न्यूट्रॉन भी दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क के मिलने से बना होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को भी आधुनिक भौतिकी के अनुसार मौलिक कण के रूप में नहीं माना जाता है, यानी इन दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मौलिक कण क्वार्क माना जाता है, लेकिन यह क्वार्क अस्थायी रूप में नहीं होता है। इसे हम परमाणु के बाहर या आज तक कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं देखे हैं, लेकिन जब क्वार्क कण के ऊपर चार्ज की गणना करते हैं, आवेश की गणना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये प्लस माइनस E/3 भिन्न संख्या के रूप में, या इतना प्लस माइनस 2E/3 इसके रूप में प्राप्त किया गया है। यानी क्वार्क कण पर स्थित आवेश जो है भिन्न रूप में है, पूर्ण रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में नहीं है। लेकिन हम लोगों ने आज तक क्वार्क को स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया है, इसलिए हम इसके आवेश को यानी प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 इस आवेश के मान को क्वांटम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जिन वस्तुओं या जिन कणों को स्वतंत्र और मुक्त रूप से देख सकते हैं, उनके अस्तित्व का पता कर सकते हैं कि हाँ, परमाणु के अंदर प्रोटॉन में क्वार्क कण मौजूद है, न्यूट्रॉन में क्वार्क कण मौजूद है, इन पर चार्ज प्लस माइनस E/3 के रूप में, प्लस माइनस 2E/3 के रूप में भिन्न रूप में है। लेकिन जैसे क्वार्क प्रोटॉन से बाहर होता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसके चार्ज को क्वांटम के रूप में नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से हमने जो आवेश के क्वांटमीकरण के टॉपिक के अंतर्गत छूटी हुई बातें थी, उन सारी बातों का विवरण किया। इसके बाद हम लोग भौतिकी के अगले टॉपिक, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं लगभग 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या है, उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है हम कोई शिक्षक नहीं है, हम भी सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, और शायद जो लोग हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं वो भी सीखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, इस दुनिया में पढ़ाई का अंत नहीं है, हम लोग कितना भी पढ़ लें, हम अपने पूर्वजों से तत्काल अभी आगे नहीं जा पाए। हमारे पूर्वज सत्येंद्र नाथ बोस, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, हमारे गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन, उनकी पहुंच के परे हैं, इसलिए हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं। हम लोग एक्चुअल में मास्टर नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम खुद भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। इसमें त्रुटियां भी होती होंगी, तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करके इन त्रुटियों के बारे में बताएं भी कि हाँ कहीं पर मिस्टेक्स हुआ, उन सारे फैक्टर्स, क्योंकि जानना आवश्यक होता है।
कि हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, तो उन उन तथ्यों के बारे में भी आप, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या उसमें कहीं त्रुटि रहती है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि हाँ इस जगह ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, तो हम उन त्रुटियों में सुधार लाने की भी कोशिश करेंगे। जय हिंद।